Good morning everyone and welcome to this channel. So in today's video we will discuss about one small cap company. The name is EPAC Durable. EPAC Durable, who is in the contract manufacturers of consumer durable like the RAC, like the room air conditioners. तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को समझेंगे Q2 के आगे आने वाले समय में उनका गाइडेंस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में क्या एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे इन डिटेल। ये जो स्पेस है पूरा ही EMS स्पेस, उसको थोड़ा सा पीयर कंपैरिजन एनालिसिस करेंगे। जैसे इस स्पेस में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर इलेक्ट्रॉनिक्स, केन्स टेक्नोलॉजी, ऑल दीज कंपनीज आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। आप अगर देखोगे कि पिछले 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से ये EPAC ड्यूरेबल का जो स्टॉक है वो पूरा अपर सर्किट लगा रहा है हर दिन। इसके बहुत सारे रीजंस है। इनका एक नया एग्रीमेंट हुआ है चाइनीज़ कंपनी के साथ, तो उसको समझने की इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इसके पहले मेरा वीडियो नहीं देखा है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में, जो नंबर 1 प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ACs इन इंडिया, तो उसको आप ज़रूर देखिए। उसको लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल देता हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस प्लेयर्स आर डूइंग वेल। नंबर 1 प्लेयर्स लाइक द PG Electroplast and the EPAC Durable. तो उसको you will get a whole idea about this space, the EMS space, and that's why as a shareholders it is getting rewarded wholesome because the company has been listed on the stock market in February 2024 और वहाँ से 100 के लेवल से 500-600 के लेवल तक ये स्टॉक जा चुका है। मतलब एक साल के अंदर अंदर ही 6 गुना पैसा बन चुका है इस स्टॉक में। इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि ऐसा क्या है इस स्टॉक में जहाँ से उसके फंडामेंटल्स को आप समझते हुए इस कंपनी को थोड़ा अपने रडार पे रख सकते हैं। हालांकि अभी PE जो है कंपनी का 120 है, विच इज़ वेरी हाई, but you can keep on radar if there is any decline. No buy and sell recommendation, but you can have a look into this company for investing thesis. So as I described earlier, let's go in details about the business model of the company. तो EPAC Durable जो फरवरी 2024 में लिस्टेड हुई थी कंपनी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द रूम एयर कंडीशनिंग का मेनली काम करती है। उनका 85% of the business comes from the manufacturings of the ACs. ये जो ODMs, they act as a ODM, original design manufacturers, for their clients. Like for example, all the AC companies in the world like Voltas, Daikin, Philips, Haier, Blue Star, so Philips, ऑल दीज जो बड़ी बड़ी जो पैनासोनिक, जो बहुत सारी कंपनीज हैं जो रूम एयर कंडीशनिंग का काम करती है, वॉशिंग मशीन का काम करती है, जो अपना एयर इंडक्शंस का काम करती है, एयर ड्रायर्स का काम करती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काम करती है, उनके लिए उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाने का काम EPAC ड्यूरेबल जैसी कंपनी करती है। तो EPAC ड्यूरेबल having the 24% of the market share, it's the second largest ODM player in India. They have a 3 manufacturing facility. One is in Bhiwadi, Rajasthan, the other one is in Dehradun, and the third one is in the Sri City in Andhra Pradesh. So 3 manufacturing facilities. The company has been started in 2003 and उसके बाद 2012 में थोड़ा सा change इस कंपनी में आया, and absolutely the government's push towards the electronic manufacturing in India that has been pushed because of the PLI scheme. So all these companies are booming well. तो लेट्स गो इनटू द डिटेल। मैंने यहाँ पर एक स्लाइड आपको दिया है, सो होप यू कैन सी दैट स्लाइड। इसमें यू कैन सी वेरी वेल दैट देयर प्रोडक्ट्स क्या क्या है इनके। सो बेसिकली मैंने कहा कि 80-85% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द ACs। तो वहाँ पर इंडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है, विंडो एयर्स है, डोमेस्टिक एयर कूलर बनाती है। इसके बावजूद स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस का काम भी ये करती है। इंडक्शन कॉकपीट हो गया, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर डिस्पेंसर, इसको मैन्युफैक्चर करने का काम ये कंपनी करती है। हालांकि 80-85% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द फर्स्ट रो विच यू कैन सी द रूम एयर कंडीशनर्स, and the small portion comes from the small domestic appliances, and the third one is the component. The component में आता है अपने heat exchangers, sheet metals, induction molded, cross flow, PCB assembly, printed circuit board, जो बाकी भी कंपनी, केन्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी भी इसमें है, एम्बर भी है। सो कॉपर फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स भी ये करती है, इंडक्शन कॉइल बनाती है, यूनिवर्सल मोटर बनाती है। तो ये इनका मोटा मोटी जो प्रोडक्ट लाइंस जो आप बोल सकते हो, तो वो इनकी प्रोडक्ट लाइन है। Now you can see the another slide, like they design and manufacture the complete RAC, induction cockpit, mixture grinders, water dispensers, domestic air coolers, और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार इस चीज़ को वो मैन्युफैक्चर्स करती है।
इसके अलावा हीट एक्सचेंजर्स हो गया, कॉपर ट्यूबिंग हो गया, पीसीबीएस हो गया, इसको भी मैन्युफैक्चरर्स वो करती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ईपैक ड्यूरेबल की है, हाईएस्ट लेवल ऑफ द बैकवर्ड इंटीग्रेशन आरएसी का वो अपने सिंगल प्लांट जो श्री सिटी में उनका जो प्लांट है वहाँ पर करती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये जो एसी बनाने वाले जो कंपोनेंट्स है उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ इंडिया में बनाते हैं, और जितना हो सके उतना बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके कॉस्ट इफिशिएंट मॉडल बनाने का उनका एम है। तो जो भी प्लास्टिक मोल्ड जो लगता है एसीज के लिए, कॉपर ट्यूबिंग जो लगती है एसीज के लिए, तो इन दोनों को तो मेजरली वो लोग खुद ही इन हाउस बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो यही उनका काम है। एंड नाउ आई विल जस्ट शो यू द अनदर स्लाइड वेयर यू कैन सी दीज आर देयर मेन द क्लाइंट्स लाइक अकाई, ये बजाज इलेक्ट्रिकल, ब्लू स्टार, गोदरेज, हेयर्स, हैवल्स। सो आई जस्ट ट्राई टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग। क्या हुआ है कि 2019 के बाद जो इंडिया में चाइना के लोग बहुत सारा माल अपना बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे इंडियन कंज्यूमर्स को, तो हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि खुद ही हमारे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, हमारे यहाँ रोजगार बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो बाहर से जो चीज़ें आती है उसके ऊपर बैन लगेगा। स्पेशली ये गैस के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इंपोर्ट का बैन उन्होंने लगाया, और उन्होंने ये कहा कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स आप करते हो उन कंपनियों को कहा कि आप इंडिया में कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाओ और वहाँ पे आप करो। इसके बदले ये लोग ईपैक ड्यूरेबल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे लोगों के पास जाते हैं और उनको अपना डिज़ाइन देते हैं कुछ कंपनियां, और वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से एसीज बनाने का काम अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में करते हैं। तो यही उनका एक मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। आप अगर देखोगे इन द रिसेंट ईयर फ्रॉम द 2020 to 2024 there has been a huge boom in these markets about the room air conditioning, and there is a CAGR of 24% CAGR से ये AC and AC related products and the components business has been expanded in India in whole scale, and that also has been witnessed in the PG Electroplast whose Q2 numbers like the 70% sales growth. And now we will talk about the sales numbers and the profitability numbers of the EPAC Durable. So I'll just go through you about their quarterly performances. As you can see, in Q2 2025, the EPAC Durable has given the sales growth of 112% from the last year Q2 2024. Their EBITDA has been increased by the 25%. Their EBITDA margin is rising 2.55%. If you saw about the half yearly basis, their revenue has been increased by the 87%. Their operating EBITDA has been increased by the 66%, and EBITDA margin is at a 5.34% for the H1 2025 फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखोगे सेल्स की बहुत तगड़ी ग्रोथ इस कंपनी ने दी है। इबिटा मार्जिन जो है वो 5.34 के है H1 के बेसिस के ऊपर। आप अगर देखोगे एसी और कंज्यूमर ड्यूरेबल का ये जो बिजनेस है, मोस्टली जो एसी का बिजनेस है वो सीजनल बिजनेस है। इंडिया में गर्मी मुझे लगता है दिवाली के बाद फेब के बाद ज़्यादा बढ़ती रहती है। सो Q3 and Q4 आर देयर मेजर क्वार्टर्स, एंड Q2 इज स्लाइटली वीकर क्वार्टर बिकॉज इंडिया में Q2 में बारिश का मौसम होता है, और जिसकी वजह से एसीज उतने ज़्यादा तरीके से सेल नहीं होते, और इसीलिए थोड़ा बहुत Q3 and Q4 आर दी मेजर क्वार्टर्स फॉर द कंपनीज लाइक द PG Electroplast and the EPAC Durable comparatively to the Q1 and Q2s. So still, even though there is a weaker quarter, you can see the 112% की सेल्स की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। ऑब्वियसली उनका बेस छोटा था इसके पहले ईयर में, अभी बेस को वो बढ़ा रहे हैं। So now that has been a huge increase in this one. Now the only concerns has been there about this company is like their profit has been degrowed. पहले जो प्रॉफिट था वो 6.5 करोड़ के लॉस में थे लास्ट ईयर Q2 में, अभी 8.5 करोड़ के लॉस में चले गए हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स में देखोगे, और ईबिटा का जो परसेंटेज है वो भी थोड़ा बहुत हैज बीन रिड्यूस, लाइक यू कैन सी ओवर हियर द ईबिटा अर्लियर वाज 4.32%, बट नाउ द ईबिटा इज बीन 2.55%. You can see 6.1 करोड़ का लॉस था Q2 FY24 में, नाउ द लॉस इज 8.5 करोड़। लेकिन आपको एज ए इन्वेस्टर समझना पड़ेगा कि ये लॉस क्यों हुआ है। ये लॉस 2-3 चीज़ों से हुआ है। पहले तो मैंने कहा कि एसी जो है
ये एक लो ईबिटा मार्जिन वाला बिजनेस है। यहाँ पर मार्जिन बहुत कम रहता है कंपेयर टू द डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक द ग्राइंडर्स हो गया, मिक्सचर्स हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, रूम हीटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। इनसे कंपैरेटिवली एसीज में उनका मार्जिन कम है और इनका ज़्यादा बिजनेस जो आता है 80 to 85% नॉर्मली एसी से ही आता है। Q2 में नॉर्मली इनके हिस्टोरिकल आप Q2s देखोगे तो 40% का जो रेवेन्यू था, 40% का रेवेन्यू एसी से आता था, लेकिन इस क्वार्टर में वो 40% से लेके 87% तक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एसी से आया है। उसकी वजह से मार्जिन में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि आपका अगर लो मार्जिन बिजनेस अगर ज़्यादा तरीके से ग्रो करेगा ओवरऑल सेल्स नंबर में, तो ऑब्वियसली आपके मार्जिन के ऊपर हिट आएगा। एंड दूसरी चीज़, दे आर डूइंग दी वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पर उनका ऑपरेशनलाइज अभी हुआ है रिसेंटली, वो श्री सिटी आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ी उनकी जो कैपेसिटी एक्सपांशन का प्लान वो वही हुआ है। तो आपको क्या होता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपने लगा दी तो उसका आपको फिक्स कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बाकी जो ओवरहेड्स, लेबर कॉस्ट, उनको आपको अपफ्रंट लेना पड़ता है और आपको बुक्स में डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ों की वजह से मतलब एसी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ा दैन एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से, एंड उनका जो एक्सपांशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से उनका जो पैसा चला जाएगा, अपफ्रंट फिक्स कॉस्ट उनको पड़ेगी, तो वो फिक्स कॉस्ट का परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में आता है, इसलिए प्रॉफिट कम हुआ है कंपैरेटिवली लॉस से। कम हुआ है मतलब लॉस इंक्रीज हुआ है, मैं ऐसा कह सकता हूँ ना। आप अगर देखोगे 4.2 मिलियन कैपेसिटी है पूरा ईपैक ड्यूरेबल की, उसमें से 1.2 मिलियन कैपेसिटी है उनके श्री सिटी आंध्र प्रदेश के प्लांट की। अब हुआ ये है कि अगर मान लो कि आपका 30-40% अप्रॉक्सीमेटली जो आपका रेवेन्यूज जो आता है वो श्री सिटी फैसिलिटी से आता है, वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। उनका यूटिलाइजेशन इस Q2 के नंबर तक सिर्फ 10% का था, मतलब यूटिलाइजेशन आपका 10% का ही यूटिलाइजेशन है, ज़्यादा यूटिलाइजेशन है ही नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, आपको फिक्स कॉस्ट लेनी पड़ी और वो प्रॉफिटेबिलिटी में आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको मार्जिन कम नजर आ रहे हैं। लेकिन कंपनी का कहना है कॉन कॉल में कि आगे जाते हुए ये जो प्लांट है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब 10% से 70, 80, 100% तक उनकी कैपेसिटी एक्सपांशन हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एसी मैन्युफैक्चरर्स के करने के लिए। अभी एयर कूलर्स भी वहाँ लोग वो करेंगे और डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए भी, और जिसकी वजह से अभी जैसे जैसे कैपेसिटी वहाँ पर बढ़ेगी, जैसे जैसे वहाँ पर सेल्स जो आया है उसको कैपेसिटी वहाँ पर जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे उनका एसेट टर्नओवर ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब उनका जो फिक्स कॉस्ट और ये सब सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पर आपकी एसेट से आप कितना टर्नओवर कर पाते, वो चर्निंग जो है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से कंपनी का आरओई बढ़ सकता है। मैंने कितनी बार कहा है मेरे पिछले वीडियोस में, आरओई को बढ़ना है, देयर आर 2 थिंग्स। 1, आपका मार्जिन एक्सपांशन होना जरूरी है, और आप मैन्युफैक्चरर्स हो तो आपका एसेट टर्नओवर बढ़ना चाहिए। एसेट टर्नओवर का मतलब है एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लेबर वही है, फिक्स कॉस्ट वही है, लेकिन वहां पर आप नंबर ऑफ गुड्स वहां पर जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो ज्यादा है, तो वही एसेट के ऊपर ज्यादा टर्नओवर आप करोगे। अभी जो उनका एसेट टर्नओवर है वो 3.2 का है। आगे जाते हुए वो कह रहे हैं कि ये जो प्लांट पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा श्री सिटी का, तो उनका एसेट टर्नओवर विल बी अराउंड 4.5 to 5 के लेवल पे ऊपर बढ़ जाएगा, एंड दे विल गेट एन एडवांटेज टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड आरओई विल इंक्रीज. Now, one of the other thing for this company is the ROE percentage is in the 5%. Only the ROE is very 5%. कंपनी कह रही है कि 3-4 सालों में FY29 तक ये ROE के परसेंटेज 16-17% तक हम ले सकते हैं। ये कैसे करेंगे? उन्होंने कहा है कि उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन हम करेंगे। हमारे जो कंपोनेंट लगते हैं एसी को मैन्युफैक्चरर्स करने के लिए, वो हम इन हाउस ही ज़्यादा करेंगे। अभी भी उनको जो रॉ मटेरियल लगता है उसमें 70% ऑफ द रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, लेकिन उनका कहना है कि 40-45% इसमें से अगर हम इन हाउस करने लगेंगे और उनका प्लास्टिक मोल्डिंग और कॉपर जो एसी बनाने के लिए ज़्यादा लगता है उसको हम बहुत ज़्यादा तरीके से इंडिया में बनाना हम ही खुद करेंगे, तो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा और यू विल गेट इन्हांसमेंट इन आवर मार्जिन एंड एसेट टर्नओवर श्री सिटी के एक्सपांशन से अच्छा हो जाएगा। इन दोनों की चीज़ों की वजह से आरओई आपका बढ़ जाएगा। और सेल्स है, ग्लोबल डिमांड है, इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ रही है, एंड जिसका बेनिफिट ईपैक ड्यूरेबल जैसी कंपनी को बहुत तेजी से हो सकता है। तो आप अगर देखोगे ईपैक के नंबर्स को, तो ईबिटा जो है YOY बेसिस के ऊपर आप अगर देखोगे 4.32 से 2.55 हुआ है, जो आगे जाके बढ़ सकता है। उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी आगे जाके अच्छा रहेगा, ऐसी उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि हम 50% से अपने बिजनेस को 4-5 साल तक आराम से ग्रो कर सकते हैं।
इसका रीज़न उन्होंने बताया कि डिमांड सिनारियो अच्छा है, पीएलआई स्कीम इंडिया में है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बीआईएस सर्टिफिकेशन. आई वुड लाइक टू शो यू द अनदर स्लाइड फॉर द growth drivers for these kind of a companies, because this is very important. Like this slide is like the BIS certification गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्टूबर से मैंडेटरी कर दिया है. तो जिसके तहत आपके जो कॉपरट्यूज लगते हैं, आपके चाइना से जो लोग आते थे, नए लोगों को BIS सर्टिफिकेशन के लिए टाइम लगता है, और जिसकी वजह से भी ये सेलिंग RAC और कंपोनेंट के लिए BIS सर्टिफिकेशन मैंडेटरी करने से भी जो भी लोग पहले से BIS सर्टिफाइड है ईपैक ड्यूरेबल जैसे, उनको फायदा होगा. लेकिन अदर चीज़ है कि बैन ऑन इम्पोर्ट गैस चार्ज यूनिट है, मतलब आपके जो गैस चार्ज यूनिट होते हैं जो एसीज के लिए लगते हैं, उसके ऊपर इम्पोर्ट का बैन है. तो जिसकी वजह से भी बूस्ट इंडिया में जो लोग करेंगे उनको फ़ायदा हो रहा है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्शन लिंक स्कीम है. गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो भी लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनको हम एक इंसेंटिव स्कीम्स देंगे, मतलब पैसे देंगे, हम थोड़ा सा बढ़ावा देंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग को, और जिसकी वजह से भी यहाँ पर ग्रोथ बहुत तगड़ी आ रही है. एंड फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, द प्रोग्राम मैंडेटेड इंक्रीज द कस्टम ड्यूटीज ऑन RAC एंड कंपोनेंट इन द फेस्ड मैनर, मेकिंग इट्स इम्पोर्ट इज एक्सपेंसिव. तो इम्पोर्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो डोमेस्टिक ब्रांड हैड टू परस्यू अ लोकल सोर्सिंग. तो जिसके तहत भी ये जो ड्राइवर्स है, जिसकी वजह से भी इंडिया में EMS स्पेस में बहुत तेजी से ग्रोथ आ रही है. इसीलिए एज ए इन्वेस्टर वी नीड टू थिंक अबाउट दीज कंपनीज एंड एनालाइज who is doing better and how they are doing better. Now, EPAC Durable also have done an agreement with the Hisense, Chinese TV makers and the domestic appliance maker, and their plan is to do the RAC's manufacturing in their Sri City plant. ये एक अभी JV को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसके तहत हाइसेंस का पूरा मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया में होगा. नॉट ओनली दे विल सर्व हाइसन एज अ कंपनी इन इंडिया, बट उनका प्लान है कि ये जो ईपैक ड्यूरेबल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उनको यूज करके वहां पर अप्लायंस बना के पूरे वर्ल्ड में वो लोग सेल करना चाहते हैं. तो आगे जाते हुए ईपैक के लिए नॉट ओनली द डोमेस्टिक मार्केट इज गुड, बट देयर एक्सपोर्ट मार्केट इज गोइंग टू बी अ बिग बूस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट विद द हाइसेंस. अभी उन्होंने कहा है कि $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो हाइसेंस के इस एग्रीमेंट में कर रही है, जिसके लिए आपको कोई प्रोडक्शन लाइन बिठाना हो, लेबर्स हो, एक्सपांशन करना हो, तो उसके लिए पैसे लगते हैं. एंड इससे उन्होंने कहा है कि अगले 4-5 सालों में $1 बिलियन का रेवेन्यू करने की राह उन्होंने बताई है कॉन कॉल में. उनका कहना है कि नॉट ओनली वी विल डू द RACs ओवर देयर, बट वी विल डू द स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस ओवर देयर. We will do the washing machines, do the air coolers over there. We will do RAC in a big numbers as well, and then we'll do the induction cookers, induction cockpit, grinder mixers, water dispenser. हम सब सारी चीज़ें वहाँ पर करेंगे. तो हाइसेंस के इस डील से इस कंपनी में बहुत तेज़ी आई है, बिकॉज हाइसन इज big player in China, and if they are coming in India and establishing themselves with the EPAC Durable, that gives a boost to the EPAC to do well, because obviously they are well in ACs. Now they are signing with the Hisense, so वो डील भी आगे जाते हुए उनको बहुत अच्छा रेवेन्यू देने की बात वो कर रहे हैं. Now the other point is they have also done an agreement with the Panasonic India Limited. तो Panasonic के साथ भी उन्होंने करार किया है, जिसके तहत उनके जो इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरेबल आइटम्स है उसको बनाने का भी काम वो लोग आगे जाते हुए करेंगे. सो EPAC ड्यूरेबल्स का आप अगर देखोगे तो there are 2 agreements in place. One is with the Hisense, which is a very big one. The other one is with the Panasonic India, and they are establishing themselves like the backward integration. कोई भी कंपनी अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेगी, कंपोनेंट खुद ही बनाएगी, सब सारी चीज़ें खुद ही करने लगेगी, तो उनकी जो इंपोर्ट करने की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, एंड जिसका बेनिफिट सारा से सारा इधर आ जाएगा इस कंपनी में. Now coming back to the valuation point of this company, now the company's PE stands at 120, which is very big. There is no buy and sell recommendation on this one. You can consult your advisor before you take any position on these companies like the EPAC Durable. So now the the PE is very high. Now if you can see their debt has been also increased. I want to show you the another slides over there where it is very important. हम क्या करते हैं, सेल्स के नंबर के ऊपर चले जाते हैं, प्रॉफिट के नंबर के ऊपर चले जाते हैं, बोलते हैं चलो इन्वेस्ट कर लो. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने के लिए, आप यहाँ पर देखोगे तो ट्रेड पेएबल जो है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेएबल, जिसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है. तो इस स्लाइड में आप देखोगे
कि यहाँ पर कंपनी जो पैसा जो ले रही है, मतलब इनका जो ट्रेड रिसीवेबल है जिसके नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ गए हैं और डेथ भी इस कंपनी ने बढ़ाया है। ऑब्वियसली उनका कहना है कि कॉन कॉल में उनको क्वेश्चन पूछा था लोगों ने कि क्यों आपने ये डेथ को इतना ये किया, डेथ क्यों नहीं पे किया, तो उनका कहना है कि हमारे पास हमें ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है और ये जो श्री सिटी का एक्सपांशन है उसके लिए हमें पैसे लगने वाले थे एंड वी वांटेड टू हैव अ एग्रीमेंट विद हाइसेंस, वी हैव टू ग्रो फॉरवर्ड टू द ग्रोथ। तो कोई भी कंपनी अगर ग्रोथ के फेज में है तो डेट बढ़ना एक नॉर्मल सी बात है, दैट्स नॉट दिस वन। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल भी बड़े हैं इनके, मतलब इनका जो कंपोनेंट जहां से वो लेते हैं उनको अभी वो पैसा देना बाकी है, वो अभी तक यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। वर्किंग कैपिटल डेज हैज बीन आल्सो बीन रिड्यूस। तो मोटा मोटी अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस कंपनी में सेल्स की ग्रोथ तगड़ी है, नो डाउट अबाउट इट, बट द डेट हैज बीन इंक्रीज, देयर रिसीवेबल हैज बीन इंक्रीज, द कंपनी itself have a good guidance, they are doing fantastically well, but at some point if the growth of the sales numbers has declined by any reason, I mean इंडिया में कोई भूकंप आ जाता है, कुछ आ जाता है, अगर इस कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा भी कम हुआ, जो भी अभी वो कर रहे हैं, मतलब 50-60% का उन्होंने गाइडेंस दिया है कि वी विल डू कंफर्टेबली 50-60%। ओवरऑल द आरएसी बिजनेस, आई थिंक रूम एयर कंडीशनिंग का बिजनेस उन्होंने कहा है कि 20-25% से ग्रो होगा। हम तो छोटे प्लेयर है तो हम 50% से अच्छा ग्रो कर सकते हैं, नो डाउट उन्होंने कहा है। लेकिन ये ग्रोथ अगर कम हो गई तो स्टॉक लुढ़कने से भी बहुत नीचे चले जाएगा, बिकॉज कंपनी के आरओई के नंबर्स कम है। बुल मार्केट में जो भी कंपनी आरओई अच्छा करती है, जो भी कंपनी बुल मार्केट में कंपनी जो है वो आरओई के ऊपर ध्यान नहीं देती, कंपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देती है। लेकिन जैसे ही बियर मार्केट की फेज आ जाएगी, कंपनीज विल शिफ्ट टू द गुड आरओई बिजनेसेस, जहां पर डेथ और रिसीवेबल्स को बहुत ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कैश आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एक समय के बाद। अभी बुल रन में है मार्केट, नॉट मच करेक्शन हैपेंड वेरी ड्रास्टिकली इन द मार्केट। सो क्या होता है कि कोई भी कंपनी में अगर मान लो कि डेथ ज्यादा है, रिसीवेबल ज्यादा है, और आगे जाते हुए ये डेथ बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चलो श्री सिटी के लिए आपने डेथ लिया, इन्वेस्टर को समझ आता है, लेकिन आगे जाते हुए डेथ आपका बढ़ रहा है, रिसीवेबल्स आपके बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मिसमैच आपका हो रहा है, और फिर आप ग्रोथ कर रहे हो, आपका मार्जिन और तेजी से घट रहा है। आपने कहा है कि आगे जाते हुए मार्जिन इंप्रूव रहेंगे। उन्होंने कहा है कि FY25 के लिए देयर मार्जिन ऑफ ईबिटा विल बी 8%। तो अभी 5.34 है फर्स्ट H1 के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि Q3 एंड Q4 विल बी बेटर देन Q1 एंड Q2, दैट्स व्हाई यू विल सी द मार्जिन एक्सपांशन। एंड श्री सिटी का जो यूटिलाइजेशन है वो 10% के ऊपर है, और जो आगे जाके बढ़ जाएगा, जो 70-80-100% पे हो जाएगा, तो जिसकी वजह से उनका कहना है कि वी विल गेट मार्जिन अपलिफ्ट ओवर देयर एंड वी विल मेंटेन द मार्जिन ऑफ द ईबिटा ऑफ 8% गोइंग फॉरवर्ड। तो उन्होंने कहा है, लेकिन आगे जाते हुए वी नीड टू ट्रैक वेरी क्लोजली अबाउट दिस काइंड ऑफ कंपनीज, जहां पर डेथ बढ़ रहा है, जहां पर सारी चीजें बढ़ रही है, लेकिन सेल्स के नंबर अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो स्टॉक बहुत तेजी से भी नीचे आ सकता है ऑन दिस नंबर्स। सो यू नीड टू ऑल्सो लुक एट दिस वन। सो now you can see the last slide, the revenue you can see FY22 924 crore, then 1538 crore in FY23, FY24 में 1419 करोड़ का उन्होंने बिजनेस किया है। आप अगर H1 की नंबर्स देखोगे सेल्स के, वो 1105 है, मतलब 3000 तक करने का तो 2-2,500 तो कर ही सकते हैं। और उनका कहना है कि आगे जाते हुए नाउ यू कैन सी दे आर डूइंग 1419 करोड़ रेवेन्यू इन FY24। उनका कहना है कि 5000 करोड़ का रेवेन्यू हम कर सकते हैं। तो ये रेवेन्यू जो है वो नॉट ओनली एसी बिजनेस से आएगा, बिकॉज नाउ द डिपेंडेंसी ऑन द एसी बिजनेस इज हाई एंड दैट्स व्हाई वो सीजनैलिटी फंक्शन इसमें आ जाता है, जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने किया है। वाई द पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आरओई इज हायर देन द ईपैक ड्यूरेबल? द रीजन इज दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर प्रोडक्ट्स इनटू द अदर लाइंस, लाइक फॉर एग्जांपल टीवी मैन्युफैक्चर करता है, उनकी एक जेवी है गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स करके पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की, जिसमें वो टीवी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, जिसमें वो लोग इसमें वॉशिंग मशीन में अभी करार किया है उन्होंने वर्लपूल के साथ, तो एयर कूलर वो बनाती है। लेकिन कंपेयर टू ईपैक ड्यूरेबल दे आर ओनली मेनली फोकस्ड ऑन द एसीज, एंड इन गोइंग फॉरवर्ड दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। आप अगर हाई मार्जिन बिजनेस में चले जाओगे, जहां पर आप डाइवर्सिफाई बिजनेस करोगे, तो आपका जो मार्जिन है वो भी बढ़ जाएगा। तो
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ईपैक ड्यूरेबल टू डाइवर्सिफाई, और कंपनी का कॉन कॉल में यही बात हो रही है कि दे वांट टू डाइवर्सिफाई टू द अदर प्रोडक्ट लाइन सो दैट दे विल गेट अ ह्यूज बेनिफिट ऑफ द मार्जिन, एंड आगे जाते हुए कंपनी की आरओई भी अच्छी होने की बात उन्होंने कही है। EBITDA मार्जिन 30% से हुआ है, वर्किंग कैपिटल डेज थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। यहाँ पर देखो आरओई के नंबर देखो, येलो में जो आरओई के नंबर है 18.2 से 14.7, 14.7 से 6.8 तक हुआ है, लेकिन आगे जाते हुए उनका कहना है कि वी विल ग्रो इन एंड वी विल इनहांस आवर सेल्फ, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी थोड़ा बहुत बढ़ा है। सो यही है मोटा मोटी अबाउट द ईपैक ड्यूरेबल। होप यू लाइक माई वीडियोज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस channel, and do you have any comments or any suggestion, then please do write. I'll happy to help you out. And this one, there are one guy who has asked me for 3-4 companies to work on. I'm working on it, and there will be a video soon on those companies, especially like the VATech Wabag, unka kal hi business update aaya hai. So keep tracking, keep learning each and every day. The one message I would like to give you is, like, in trading there is a short term momentums, and you will lose a lot of money overall, but in fundamental analysis you can easily earn good amount of money. Only thing is you need to track ट्रैकिंग द बिजनेसेस, अपने इक्विटी रिसर्च को थोड़ा अच्छा बनाओ, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, कंपनी के प्रोडक्ट्स को समझो, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एनालिसिस करो, जिससे आपको हेल्प रहेगी कि आगे जाते हुए कैसे रहेगा। आप अगर देखो कि ईपैक का स्टॉक जो है पिछले 100 रुपये में कुछ लिस्टेड हुआ था, उसके बाद से 6 गुना बढ़ गया है 1 साल के अंदर अंदर। इस स्टॉक को मैंने ट्रैक किया था, आई एम नॉट सेइंग आई हैव बॉट और आई हैव अ पोजीशन, बट आई एम सेइंग आई वाज ट्रैकिंग सिंस इट वाज 300 लेवल, नाउ इट इज बीन रीच टू 600 लेवल्स। सो यही है, हिसाब से बहुत पैसे बनते हैं, लेकिन यू नीड टू ऑलवेज कीप लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स अबाउट इट, एंड if you have any comment, then please do write us. I'm happy to welcome all your comments. So thank you very much for your time today, and have a nice day ahead for all you, and wish you happy new year. Sorry to I couldn't earlier mention, wish you happy new year to all your guys, and in this year let's bring this fundamental analysis to the another level. Let's try and learn more about the companies. Let's try and give more time to wealth, more time to your families. Set something goals for yourself for this upcoming years, so that at the end of FY25 you will be enriched with a lot of good companies. You should tell yourself, like, in fundamental analysis I have been reached to that level where I could do the analysis on my own, and I have found my own multiplagger, rather than looking all the TVs, which is a nonsense thing about these CNBCs and Z business. It's just a nonsense. I mean, they give the multiplagger each and every day, which is very laughable thing all over the place. But anyways, they do their work and we have to do our work. We have to focus on our energy for the analyzing good companies. So hope you like my videos. Please like, share and subscribe. Thank you very much.